Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you're fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabe Marine Rajput, and today we are going to start our chapter number 2, World Around Us. And in this chapter I gave you the first lecture of this chapter in last week. So today we will complete the remaining topics of this chapter. So first we have impacts of humans on environment. Means के इन्वायरमेंट पे ह्यूमंस के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं अब हमारे इन्वायरमेंट पे. फॉलोइंग आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. सो ये जितनी हमारे पास हैं ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, यानी ह्यूमन आज जो भी क्रिएट कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, या जो भी चीज़ें बना रहा है उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पर क्या हैं. फर्स्ट वी हैव पोल्यूशन, देन ओजोन लेयर, deforestation, global warming, desertification, acid rain and nuclear power. So I will tell you one by one. First we have pollution. Pollution is the combination of the environment by human acts. Pollution क्या है? कंटामिनेशन है environment की जो कि human act की वजह से होती है. Pollution is harmful to all living things. पोल्यूशन जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के लिए पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल है. इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड ETC. इट कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर. मीन्स के पोल्यूशन कोई सी टाइप का भी हो, लेकिन वो ह्यूमन के लिए या फिर ऑल लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल है. लाइक यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ द एयर पोल्यूशन. के फैक्ट्री से जितना भी स्मोक रिलीज होता है जब वो एयर में जाता है तो एयर में जब हमारे पास ऑक्सीजन है वो उसको कंटामिनेट करता है, और जब हम उसको ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं उस एयर में तो वो हमारी बॉडी को भी हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है, जिससे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है. द नेक्स्ट इज ओजोन लेयर. The ozone depletion layer is the upper portion of the Earth's atmosphere that screen out most of the sun's harmful ultraviolet radiations. Recent research has suggested that industrial air pollutants such as chlorofluorocarbon has damaged the ozone layer by creating a hole in it. Ozone layer क्या है? I think you know about that ozone layer is the protective layer of Earth. यानी एज यू कैन सी द पिक्चर के ओजोन लेयर के साइड में आपको एक शाइनी लेयर नज़र आ रही है, अर्थ के साथ एक शाइनी लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ ओजोन लेयर. तो ये ओजोन लेयर आपकी अर्थ को जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, रेडिएशंस आती थी सन से, उनको टर्न बैक करता था. यू कैन सी द पिक्चर के UV रेज जो आ रही हैं वो टर्न बैक हो रही हैं. बट रिसेंट रिसर्च ने ये बताया है कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट यानी कि इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री से जितना भी स्मोक रिलीज़ हो रहा है उससे एक केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि अब ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और ओजोन लेयर में उसने एक होल क्रिएट कर दिया है. नाउ वी हैव डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज़ द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर cut down for the hardwood lumber to clear space for farming, for building settlements and for grazing animals. The effect of this destruction include a change in weather pattern and continued build-up of carbon dioxide and many more. Deforestation एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन है वर्ल्ड फॉरेस्ट का, यानी एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, यानी कि कटिंग डाउन की जा रही है ट्रीज़ की. किस लिए? या तो हार्डवुड लंबर यानी कि लकड़ी के लिए, या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्पेस के लिए, फार्मिंग के लिए, या फिर एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए. बट ये सारे इफ़ेक्ट क्या कर रहे हैं? ये सारे इफ़ेक्ट मिलके लैंड की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा है और हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग.
ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइजिंग ऑफ द एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ये है कि वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ हो रहा है। एज नाउ डेज यू हैव सीन के हैदराबाद में पहले भी टेम्परेचर हाई होता था, लेकिन इस दफ़ा इतना टेम्परेचर आया है कि हम ये टेम्परेचर जो है वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो ये क्या है? दिस व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। या मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। इफ़ इट कंटिन्यूज इट विल रीच अ पॉइंट वेयर द आर्कटिक ग्लेशियर्स बिगेन टू मेल्ट। और ये कह रहे हैं अगर इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा तो आर्कटिक में जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसकी वजह से क्या होगा? कॉजिंग वर्ल्ड वाइड फ्लूड। और इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में सैलाब आ जाएगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ अ बिल्डअप ऑफ वार्म एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो वो जो पोल्यूशन है वो उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो इसी वजह से एयर जो है वो वार्म होती जा रही है और एटमॉस्फेयर लो होता जा रहा है। द नेक्स्ट इज डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टाइल लैंड बीइंग ट्रांसफॉर्म इन द डेजर्ट लैंड। एज यू कैन सी द पिक्चर कि देखें हमारे पास पहले जो है वो फर्टाइल लैंड थी, लेकिन बाद में फर्टाइल लैंड किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है? डेजर्ट में। यानी वो फर्टाइल लैंड बिल्कुल उन्होंने एम्प्टी कर दिया, उसको डेजर्ट की जैसा कर दिया है। तो अगर हम फर्टाइल लैंड को भी डेजर्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे तो देन हम फार्मिंग कहाँ करेंगे? दिस इज जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंट्रोडक्शन आइदर बाय डिफॉरेस्टेशन और बाय द ओवर ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। और ऐसा किस लिए? या तो ह्यूमंस ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, मीन्स कटिंग डाउन करना शुरू कर दिया ट्रीज़ की, या फिर एनिमल्स जो हैं वो ग्रेज कर लेते हैं, यानी ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, यानी कि फार्म एनिमल्स को फर्टाइल लैंड में छोड़ दिया जाता है तो फिर वो उसको ईट अप कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास ग्रीनरी है, प्लांट हैं, वो उसको ईट कर लेते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड से बिल्कुल डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। एसिड रेन। Acid rain happen when rain is polluted by air contaminants such as those left by the burning of fossil fuels, automobile exhaust. Acid rain तब होती है जब एयर कंटामिनेट्स जो हैं, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि कोल है, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, जब हम कोयले को जलाते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट रिलीज़ होता है, अगर जब ये बर्न होता है तो इससे एयर पॉल्यूटेड होती है और उसकी वजह से जो कंटामिनेट्स होते हैं वो एसिड रेन को कॉज कराने में हेल्प करते हैं। एसिड रेन इज़ डैमेजिंग द फार्मलैंड वाटर बॉडीज़ एंड कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। एसिड रेन से हमारे फार्मलैंड भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को फ़र्क पड़ता है, और अगर स्ट्रॉन्ग विंड हो तो उसकी वजह से वो लार्ज डिस्टेंस तक एसिड रेन जा सकती है। And the last is the use of nuclear power. Nuclear power, the use of nuclear power and the building of nuclear weapons represent a very great threat to the environment. न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो बिल्डिंग है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक ग्रेट थ्रेट है। एज रिसेंटली यू ऑल हैव हर्ड द एक्सीडेंट इन लेबनान में अभी जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी तरह का, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में यूरेनियम रखा हुआ था। सो जब वो ब्लास्ट हुआ तो आप देखें कि लेबनान की आधी से ज़्यादा सिटी उस एक्सीडेंट से जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। रिसेंटली आई थिंक ऑल ऑफ़ यू हैव वेल नोन अबाउट दिस एक्सीडेंट, कि आपने एक्सीडेंट देखा होगा, मीडिया ने इस एक्सीडेंट को बहुत क्लोजली दिखाया है। सो ये क्या है? ये ग्रेट थ्रेट है। आप देखें कि उन्होंने वो न्यूक्लियर वेपर प्लांट जो था, वो जो बिल्डिंग थी वो उन्होंने नियर द सी बना रखी थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि उस इफ़ेक्ट से उनकी आधी से ज़्यादा सिटी जो है वो उस इंसिडेंट से इफ़ेक्ट हुई है। आधी से ज़्यादा सिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। एक बिल्कुल आप कह लें कि जैसे हमारा मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल इस तरह से वो अब वैसी हो गई है। अब उन्हें अपनी सिटी को दोबारा रिन्यू करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक ग्रेट थ्रेट है। द बिगेस्ट थ्रेट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सीडेंट सच एज द एक्सीडेंट एट द
Chernobyl power plant in Ukraine 1986. As the use of nuclear power become more prevalent, these issues will have to be addressed. मीन्स एक इंसिडेंट ये भी बता रहे हैं कि 1986 में कर्नोबाइल पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में था, वहाँ पर भी एक इंसिडेंट हुआ था और ये कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर पावर बिकम मोर प्रिविलेंट, न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन इश्यूज़ को अभी भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि पावर प्लांट है, इनसे जो स्मोक यानी जो धुआं निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन्स ऑन द एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट पे ह्यूमंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं। लाइक ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। ह्यूमंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि लाइक उन्होंने न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर। फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल लाइक रबर फ्रॉम द अमेजोन बेसिन ऑफ ब्राज़ील वॉज ब्रॉट टू मलेशिया, यानी कि रबर ट्रीज जो कि अमेजोन बेसन में ब्राज़ील में थे वो मलेशिया लाए गए, जिससे वर्ल्ड को एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर मिल गया। बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग द यील्ड्स ऑफ क्रॉप हैव इम्प्रूव, मीन्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी सिलेक्टिव करने से हमें बहुत सी क्रॉप्स को हम हासिल करने में इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स वी हैव प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, अगर हम डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स को रखते हैं तो हम उन्हें प्रीडेटर से लाइक उनको शिकार होने से बचा सकते हैं। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल्स हैव बीन डेवलप्ड विच गिव मच हायर यील्ड, और कैटल्स की इस तरह से न्यू ब्रीड यानी कि न्यू हमारे पास जो है वो जनरेशन आ सकती है, जिससे हमें हायर यील्ड यानी कि अमाउंट ऑफ जो यील्ड हम लेते हैं वो हमारा बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। देन वेज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को हम किस तरह से बचा सकते हैं। टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए हमें ये फॉलोइंग वेज को करना चाहिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू बाय और यूज़ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को बाय करने से या इस्तेमाल करने से पहले 2 दफ़ा सोचें। द फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस योर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज़ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू कंज्यूम एंड यूज़। सबसे बड़ा स्टेप क्या है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का, कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन्हें कंज्यूम और यूज़ करने से पहले सोचें, उन्हें रिड्यूस कर दें। बाय रिड्यूसिंग योर कंजप्शन यू विल बी आल्सो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस, और अगर आप अपने कंजप्शंस को रिड्यूस कर देंगे तो इससे ऑल अमाउंट ऑफ वेस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नाउ वी हैव सम अदर वेज। रिड्यूस योर वेस्ट, यानी अपने वेस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू प्रिंट और फोटोकॉपी, यानी पेपर यूज़ करने से पहले आप सोचें कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी लाइक पहले का पेपर रीयूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस योर एनर्जी कंजप्शन, यूज़ नेचुरल लाइटिंग इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक सेविंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग व्हेनेवर पॉसिबल, मीन्स के अगर आप एनर्जी कंजप्ट कर रहे हैं, कंजप्शंस कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो आप नेचुरल लाइटिंग यूज़ कर लें इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग, या फिर एनर्जी सेवर्स यूज़ करें ताकि आपकी एनर्जी कम से कम जो है वो कंज्यूम हो सके। रिड्यूस योर ऑयल कंजप्शन एंड पोल्यूशन। ऑयल कंजप्शन एंड पोल्यूशन मीन्स के डिराइव एफिशिएंटली ट्राई टू यूज़ बाईसाइकिल इंस्टीड ऑफ मोटर कार्स, मीन्स के पोल्यूशन जितना कम हो सके हम उसको कर सकते हैं। लाइक हम मोटर कार्स की जगह बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, और अगर कार यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है तो हम कोशिश करें कि अपने व्हीकल को गुड कंडीशन में रखें ताकि वो ऑयल को कम से कम कंज्यूम कर सकें। रीयूज़, लाइक वो चीज़ें जो कि आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्हें रीयूज़ करें, लाइक प्लास्टिक कंटेनर्स, रीयूज़ एनवलप्स, डेजिग्नेट अ बॉक्स फॉर स्क्रैप पेपर्स, रीयूज़ प्लास्टिक बैग्स, मीन्स कि ये चीज़ें आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं तो इन्हें कीजिए, बजाय कि आप इनको गार्बेज में डस्टबिन में थ्रो कर दें, गार्बेज बना दें। बेटर है कि अगर वो आप रीयूज़ कर सकते हैं तो आप उन्हें रीयूज़ कीजिए। रीसाइकिल, रैप प्रेजेंट्स इन गिफ्ट बैग्स, वन यू टेयर द रैपिंग पेपर ऑफ हॉलीडे गिफ्ट इट एंड्स अप इन द रिसाइकिल बिन, मीन्स के
हम गिफ्ट बैग्स जो हैं वो रैप करते हैं। जब हम रैप पेपर जो है वो एक दफ़ा से टेयर कर देते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, रिसाइकिल बिन कर सकते हैं। बट गिफ्ट बैग कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, यानी हॉलीडे गिफ्ट का या जो भी गिफ्ट पेपर है हम उसे तो रिसाइकिल बिन में जो है वो नहीं ले जा सकते, लेकिन जो गिफ्ट बैग्स हैं उन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकिल पेपर यूजेज ओनली हाफ द वाटर एंड 3/4 ऑफ द एनर्जी देन न्यू पेपर, यानी कि अगर हम एक पेपर को रीयूज़ कर रहे हैं यानी रिसाइकिल करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो वो हाफ वाटर यूज़ करता है और एनर्जी का भी 3/4 यूज़ करता है, जबकि न्यू पेपर बनाने में हमें ज़्यादा वाटर और ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। थैंक यू, होप you can understand my lecture. If you have any problem you can ask. We will meet in the next lecture. Till then, stay home, stay safe.